नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीकली रिव्यू में। तो काफी हद तक पिछला हफ्ता जबरदस्त रहा। जो हमारी रेजिस्टेंस लेवल थी उसको जैसे हमने सोचा था वैसे क्रॉस करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि एक तरह से जो यूएस में टैरिफ का प्रेशर आ रहा था चाइना के ऊपर, उसमें धीरे धीरे करके कुछ क्रैक्स नजर आने लग गए हैं, जिसने कई हद तक ये बता दिया है कि उतना सख्ती से यूएस को अपना बर्ताव करना मुश्किल जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के जो कंट्रीज है जिनके साथ बातें चल रही हैं यूएस की, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा एक अभी भी दिख रहा है जिसके कारण यूएस से कुछ डिस्रप्शन आ सकता है, उसको आज हम देखेंगे। और देखेंगे ओवरऑल हमारा जो प्रोजेक्शन है अब किन सेक्टर्स की तरफ होना चाहिए, कुछ रिजल्ट्स को भी रिव्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो सबसे पहले मेरी तरफ से स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एक लर्निंग है, वो एक कोशिश है कि जिस तरीके से मैं मार्केट को एनालाइज करता आ रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, बेस्ड ऑन द टेक्नो फंडा एनालिसिस। उसके पहले मैं प्योरली फंडामेंटल्स पे काम करता था और उसके पहले अंधाधुन काम करता था। तो ये जो अप्रोच है जिसके कारण मैं प्रॉफिट में बन रहा हूँ, वही मैं आप सबके साथ शेयर करता रहता हूँ मेरे प्रोग्राम्स के साथ और थ्रू मेरे यूट्यूब वीडियोस चैनल के साथ। तो कुछ भी स्टॉक्स अगर डिस्कशन में आते हैं तो उसको बाय सेल एडवाइजरी मत समझिएगा। अपनी तरफ से खुद एनालिसिस करिए और कोशिश करिए कि मार्केट में आप पैसा बना लें, क्योंकि जिस हद तक मैंने देखा है मार्केट में सक्सेसफुल तभी होंगे, बार बार सक्सेसफुल होंगे, जब आप खुद का एक सिस्टम बनाएंगे और खुद के अप्रोच के साथ चलेंगे। तो इसी कोशिश को मैं एनकरेज करता हूं मेरे हर डिस्कशन में। तो आज के डिस्कशन में भी आपको काफी हद तक कुछ क्लूज मिल जाएंगे, जिनकी ऊपर से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी मार्केट में रास्ता आसान होता रहेगा। तो ये है हमारा मार्केट रिव्यू डैशबोर्ड फॉर द वीक। शुरुआत करते हैं एसेट एलोकेशन से। तो अभी जो चाल है वो काफी हद तक बदल गई है और हमारे डोमेस्टिक मार्केट के फेवर में आ गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20 दिनों में सबसे ज्यादा किसने मूवमेंट दिखाई है, तो धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे निफ्टी के इंडियन मार्केट के फैक्टर्स नजर आने लगेंगे। स्मॉल कैप ने 10% का रनअप दिखाया। गोल्ड 20 अभी भी स्ट्रांग चल रहा है। इसमें जो हमने पोजीशन इनिशिएट की थी अराउंड 65-66 से, जो मैं बातें कर रहा हूँ ट्विटर पे भी आप देखेंगे, मैंने वहाँ पे ब्रेकआउट बताया था, वहां से हम इस पोजीशन को बना के रखे हुए हैं। क्योंकि ओवरऑल जब तक ट्रेंड जारी है वी आर गोइंग टू होल्ड द पोजीशन। कुछ स्टोरीज वगैरह से तो हमको मार्केट में कुछ लेना देना नहीं है। और ओवरऑल जब भी इंटरनेशनली ग्लोबली कुछ डिस्ट्रप्शंस आते हैं, जैसे टैरिफ का डिस्ट्रप्शन चल रहा है, तो आपको हमेशा गोल्ड जो है वो स्ट्रांग होता हुआ ही दिखेगा। सबसे बड़ा जो चेंज आया है इस हफ्ते वो आया है इंडियन इंडाइसेस में। ओवरऑल पॉजिटिविटी बढ़ गई है। रिस्कोमीटर्स भी अभी आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार जब हम मिले थे तो सिर्फ निफ्टी लार्ज कैप पॉजिटिव चल रहे थे, मिड कैप और स्मॉल कैप में निगेटिविटी बनी हुई थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो निफ्टी लार्ज कैप बहुत ही स्ट्रांग फेवर में है कि आप यहाँ से बुलिशली प्ले कर सकते हैं। मिड कैप भी आप बुलिशली प्ले कर सकते हैं और स्मॉल कैप भी आप बुलिशली प्ले कर सकते हैं। सो वाओ, फाइनली आफ्टर अराउंड अ गैप ऑफ 4-5 मंथ्स हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे सब मार्केट कैप अपना बुलिशनेस दिखा रहे हैं। और ये शिफ्ट आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अब लोगों का ध्यान इंडिया की डोमेस्टिक स्टोरी पे आ गया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण जहां पे इंडिया से एफआईज निकलते जा रहे थे, अब वो फिर वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इसके कुछ मेजर रीजन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, पहले भी मैंने डिस्कस किए थे। नंबर 1 रीजन था हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का कम होना, आरबीआई का अपनी तरफ से कदम उठाना और ज्यादा रेट डिस्काउंटिंग शुरू करना। नंबर 2 रीजन था जो क्रूड है उसके प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। जब भी क्रूड के प्राइसेस गिरते हैं एज अ कंट्री, कॉस्ट जो है इंडिया की वो कम हो जाती है। ये कॉस्ट बेनिफिट पास ऑन हो जाता है ओवरऑल सभी इंडस्ट्रीज के मार्जिन के ऊपर, धीरे धीरे करके ये पहुंच जाता है। इस बेनिफिट के कारण भी इंडिया में अभी क्या हो गया है कि वी हैव स्टिल नॉट ड्रॉप डाउन आवर रिटेल प्राइसेस ऑफ क्रूड। तो अब तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम नहीं किए गए हैं। तो गवर्नमेंट के पास भी फंडिंग बहुत सा बढ़ रहा है, जिसका यूज गवर्नमेंट अपनी तरफ से कैपिटलाइजेशन के लिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपनी स्कीम्स चलाने के लिए ग्रोथ की तरफ फोकस करते हुए आगे बढ़ सकती है। तो दैट इज द सेकेंड पॉजिटिव दैट हैज हैपेंड। थर्ड पॉजिटिव है कि जब भी एफआईआई इंडिया में आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं डॉलर्स के थ्रू, और अगर डॉलर की कीमत बढ़ने लग जाए और रुपए की कीमत घटने लग जाए तो ये सौदा उनके लिए खटास में आ जाता है। लेकिन अब हो रहा है उल्टा, डॉलर वीक हो रहा है, रुपया स्ट्रांग हो रहा है, इसके कारण भी काफी हद तक इन्वेस्टमेंट अब इंडिया की तरफ आ रही है। चौथा रीजन जो था वो था कि हमारे बजट में जो डिक्लेरेशंस हुए थे अराउंड 1 लाख करोड़ जो लोग हैं उनके लिए टैक्स में बेनिफिट आने वाला है, एंड दैट बेनिफिट इज डेफिनेटली गोइंग टू शो अस दैट समवेयर वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ दी 1 लाख रुपीज फॉर अराउंड 1 करोड़ टैक्स पेयर्स, जो हमारी कंजम्पशन स्टोरी को बूस्ट करने वाला है। तो इन फैक्टर्स के कारण, और उसके ऊपर आप लगा दीजिए चाइना+1। चाइना+1 जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, प्ले होता हुआ दिख रहा है टेक्सटाइल्स में, इमीडिएटली प्ले होता दिख रहा है। मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए थे उन वीडियोस में, आप जाकर के उनको चेक करिएगा, उनके मूव्स भी बता रहे हैं कि टेक्सटाइल्स में चाइना+1 हैज लैंडेड। अभी आगे जाकर के लैंड होगा केमिकल्स में, और फिर वहां से लैंड होगा इवन ऑटोमोबाइल एंसिलरीज में। ओके, तो ये स्टोरी हमको मॉनिटर करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में भी आपने सुना होगा, यहाँ से कंप्लीट फुल्ली लोडेड प्लेन्स गए हैं विद आईफोन्स असेंबल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे भी चाइना+1 स्टोरी प्ले हो रही है। तो धीरे धीरे करके एक तरफ क्रूड का गिरना, डॉलर का गिरना, चाइना+1 स्टोरी का प्ले आउट होना, उसके ऊपर से हमारा इन्फ्लेशन गिरना, आरबीआई का रेट गिराना, बजटरी बेनिफिट्स, आप देखेंगे ये गोल्डी लॉक सिनारियो बन गया है अलोंग विद द करेक्शन इन द मार्केट। तो ये सब पॉजिटिव हो रहा था और उसके अगेंस्ट इंडियन मार्केट करेक्टेड थे, तो आपको बहुत अच्छा वैल्यू गैप भी मिल गया है। तो इन सब चीजों के कारण एक एग्रेसिव फंड फ्लो एफआईएस की तरफ से इंडिया में आते हुए दिख रहा है। इस पूरे हफ्ते पर वो दिखाई दिया, और यहाँ से काफी कॉन्फिडेंटली हम मार्केट में प्ले कर सकते हैं। तो अगर लेवल्स की बात करेंगे तो पिछली बार मैंने कहा था कि हमारी जो लेवल है जिसके ऊपर बहुत कड़ी नजर थी, दैट वाज अराउंड, यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी में जो इस लेवल को मैं देख रहा था वो था, सबसे पहले था 22,600, क्योंकि 22,600 का पिछली बार का हमारा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट था। उसको जैसे ही हमने गैप अप के साथ ब्रेक किया, वहीं से ठन गया था कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, और पूरे हफ्ते आपको बहुत स्ट्रांग मूव मिल गई है। तो ये काफी हद तक कंफर्म करता है हमारी थ्योरी को कि जब तक हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस ब्रेक होते रहेंगे हम स्टॉक में बने रहेंगे, जब तक रिट्रेसमेंट है में हमारे सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहे हैं हम उसको कंटिन्यूअसली ट्रेल करते रहेंगे। तो उसी के मुताबिक हम लोगों ने एंट्रीज ले ली इस हफ्ते, और अब उनको ट्रेल करना चालू कर दिया है। यहाँ पे अभी के लिए स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो मेरी नज़र में स्टॉप लॉस जो बन रहा है, जहाँ पे हमको नजर रखनी चाहिए, दैट विल बी अराउंड 23 के। एक राउंड फिगर को ही मैं अभी स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, क्योंकि जिस फास्ट मूव के साथ हम गए हैं आगे, तो वोलेटिलिटी बढ़ गई है एक तरीके से, और हायर वोलेटिलिटी अभी हमारे बाजू से प्ले हो रही है, बुल्स की तरफ से प्ले हो रही है, तो हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसी वोलेटिलिटी से कुछ करेक्शंस भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल डेली चार्ट पे जब तक हम 23,000 के ऊपर है, माई स्टोरी इज ऑन। आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट बाइंग ऑन द टिप्स, दैट इज व्हाट इज माय अप्रोच। और ये डेली अपडेट्स मैं मेरे ऐप में देता हूँ, तो अगर आपको मेरे ऐप को देखना है तो डेफिनेटली चेक इनटू द लिंक गिवन इन दिस यूट्यूब वीडियो। तो इस ऐप पे मेरे डेली अराउंड 8:30 to 9 अपडेट्स आते रहते हैं कि आज मार्केट किन लेवल्स के बीच में काम करेगा, किसके ऊपर हम एज अ क्या सोच रहे हैं, इज इट बाय ऑन डिप है या सेल ऑन राइज मार्केट है, या अवॉइड मार्केट है, या टेक बुलिश पोजीशंस मार्केट है। तो ये सब इंडिकेशंस मैं मेरे डेली अपडेट्स में देता रहता हूँ। सो डेफिनेटली गो अहेड एंड डाउनलोड दैट ऐप, वहां से आपको काफी कुछ हद तक इनपुट्स भी समझ में आएंगे, और मार्केट में धीरे धीरे करके समझ में आना चालू हो जाएगा। तो 23 के मेरा अभी का सपोर्ट है, जिसके ऊपर मैं बुलिशली काम करता रहूंगा, बाय ऑन द डिप काम चलता रहेगा वाला। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज। तो 2451 ये है मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू टू स्टे ऑन बुलिश, और हमारा जो सपोर्ट है जो आज हम 23,000 पे लेके चल रहे हैं,
वो फिर मैं शिफ्ट कर दूंगा ऊपर की तरफ अराउंड 23,400। तो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट अगली मूव आने के बाद हो जाएगा 23,400। अगली मूव क्या है? 24,000 को क्रॉस करना। अगर आप मेरे हर वीक के वीडियो देखते रहेंगे तो मैंने एक बार आपसे कहा था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। उस समय हम इस जोन में थे। ये जो हमारा पूरा मूव आ गया था वो 23,800 से रिट्रेस होना शुरू हो गया था। तब मैंने बोला था कि अगर हमने इस लेवल को मेंटेन किया तो यहाँ पे एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प ट्रेंट्रम्स ने उस शेप को ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ हम डबल बॉटम बना करके ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये डबल बॉटम अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पैटर्न को अगर आपको विदाउट गैप्स देखना है तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो उसके लिए देखिए क्लोजिंग प्राइसेस को। द मोमेंट यू विल लुक एट क्लोजिंग प्राइसेस, आपको यहाँ पे क्लियर कट डबल बॉटम दिख जाएगा। सो डबल बॉटम इज अ वेरी गुड साइन दैट द बॉटम इज प्रिटी मच डन। तो मैं तो समझ के चल रहा हूं कि हमारी इस गिरावट का बॉटम बन गया है, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न को हम ब्रेक कर चुके हैं। 2200 21,800 एक बहुत सॉलिड सपोर्ट बन गया है आगे की मूव के लिए। और यहाँ से अब जो प्ले है वो मोमेंटम के लिए चलेगा। ये मोमेंटम के लिए क्यों चलेगा उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ, और वो इस बार के डेटा में है। सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है कि मैं मार्केट में काम करता हूँ डेटा के साथ। कोई खबर या कोई विम्सिकल थॉट प्रोसेस यहाँ पे ज्यादा चलती नहीं है, सिर्फ डेटा ही बताता रहता है कि खेल किस तरीके से हमारी बाजू में चलने चालू हो गया है। तो सबसे पहला सेक्टर जो मैंने आपको कहा था जिसके साथ हमको मूव आने वाली है, दैट इज निफ्टी डिफेंस, और वो बहुत ही सॉलिड चल रहा है। पिछले 20 दिनों में इसने 16 to 17% रिटर्न दे दिए हैं। आप क्या चाहते हैं मार्केट से? साल भर में 20% का भी रिटर्न आ गया तो भी बहुत हो जाता है, राइट? यहाँ पे 17% राइट अवे आपको मिल गया है। उसके पीछे नंबर 2 पे जो स्ट्रांग चल रहा है दैट इज निफ्टी पीएसयू बैंक। इसको भी मैंने डिस्कस किया था मेरे एक वीकली रिव्यू में। निफ्टी पीएसयू बैंक चलने के रीजंस जो है वो दुतरफा है। दो रीजंस है। नंबर वन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टेक्निकली एक पैटर्न बन के ये निकल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पैटर्न कौन सा है। अगर आप स्टडी करते हैं मार्केट में प्राइस एक्शन को तो आपको मुझे बता देना है कि ये निफ्टी पीएसयू बैंक पे हमको कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। वो विच पैटर्न यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द निफ्टी पीएसयू बैंक। तो निफ्टी पीएसयू बैंक पे ये पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और इसमें से निफ्टी पीएसयू बैंक ऊपर आ रहा है। काफी स्ट्रांग मूव्स एक्सपेक्टेड है। ये हो गया टेक्निकल रीजंस। फंडामेंटल रीजंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं रिगार्डिंग निफ्टी पीएसयू बैंक, तो सिंपली जाइए स्क्रीनर पे। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसको मैंने पिछली बार भी शेयर किया था आपके साथ, बट उस समय हमने उतना शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि मार्केट तब बहुत ही निगेटिविटी में चल रहा था। तो यहाँ पे चार्ट पे आइएगा और देखिएगा इसका पीई रेशियो फॉर द 10 ईयर्स। अमेजिंग चीज हो रही है यहाँ पे। हम 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। अगर आप देखेंगे 10 साल में, पिछले 10 साल में भी पीएसयू बैंक्स इतने सस्ते कभी नहीं थे। सो वेरी चीप वैल्यूएशंस, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जो दिख रही है मुझे। वैल्यूएशंस बहुत चीप है। दूसरा बेनिफिट आपको दिखेगा डिविडेंड यील्ड में। पीएसयू बैंक जो है, टिपिकली ऑल पीएसयूज आर नोन फॉर गुड डिविडेंड, और यहाँ पे देखिए उनके डिविडेंड्स का परसेंटेज आज की तारीख में क्या चल रहा है। एक एफडी के नियर बाय आपके डिविडेंड यील्ड के परसेंटेजेस चल चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि इस हफ्ते से पहले जब मैंने डिस्कस किया था, अगर आप इसको ले लेते थे तो यहाँ पे 6% का और बेनिफिट था आपको। तो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है उसके ऊपर जो मैंने कहा है डोमेस्टिक स्टोरी की तरफ हमको मुड़ना है, तो उसमें डिफेंस मैंने पहले ही बता के रखा था, पीएसयू बैंक्स भी बताया था। आज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां से अब कंफर्मेशन सा आ गया है कि भाई हाँ, पीएसयू बैंक्स वैल्यूएशंस वाइज वेरी चीप, प्राइस एक्शन वाइज स्टैंडिंग ऑन अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एंड थर्ड
जो रिपोर्ट्स मार्केट में चल रही है कि बैलेंस शीट जो है आज इंडियन लिस्टेड मार्केट की, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द लास्ट 1 डिकेड। तो जब कंपनियां भी खुद अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो बैंक्स के जो एसेट्स है उनका खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं बैंक्स। बैंक्स में और फिनेंशियल्स में कभी भी आप काम करोगे ना तो आपको एक ज्यादातर एश्योरेंस दिखेगा कि इनके अंदर ऑडिट बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनके अंदर आरबीआई का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर्स प्लेइंग बैड, यहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पे इनको आरबीआई मॉनिटर करते रहता है। ऑपरेशनल लेवल पे लिटरली मॉनिटरिंग हो रहा है इनका कि आपका बैलेंसेस कितना है, आपका कैश होल्डिंग कितना है, आपके एडवांसेस किस लेवल्स पे जा रहे हैं, बैड डेब्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं। मॉनिटरिंग इज हाईली रेगुलेटेड, तो इसलिए ये सेक्टर उस नजरिए से भी सेफ होता है। और यहाँ पे अभी आकर के पूरे एफआईआई इसका इनफ्लो फोकस में आ चुका है। तो जो मेरा सेक्टर था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आफ्टर निफ्टी डिफेंस, इट इज द पीएसयू बैंक वेयर वील हैव टू ब्रिंग द फोकस। फिर बैंक निफ्टी खुद भी है। बैंक निफ्टी की भी चाल को अगर आप देखेंगे तो वो खुद ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो जहां हमारा मेन मार्केट का जो इंडेक्स है वो तरस रहा है 200 एमओ को क्रॉस करने के लिए, वहीं एक इंडेक्स जो है वो उसके ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। वीकली चार्ट में भी आपको दिखेगा, यहाँ पे आपने एक डबल बॉटम बनाया, ये आपकी कैंडल बनी ट्रम्प कैंडल, और वहां से फिर कॉन्फिडेंस के साथ, गैप अप के साथ हम तोड़ रहे हैं ऑल टाइम हाई को। तो बैंक निफ्टी इज अनदर स्ट्रॉन्ग प्ले, और इसी का कंपोनेंट बेसिकली पीएसयू बैंक है, राइट। यही मूव आपको प्राइवेट बैंक्स में भी बहुत अच्छी आती हुई दिखेगी, काफी अच्छे पैटर्न्स बना रहे हैं प्राइवेट बैंक्स। अगेन नो बाय सेल एडवाइस, मेक श्योर, ये सिर्फ आपको एक एनालिसिस का अप्रोच मैं दे रहा हूँ, इसको बाय सेल एडवाइस बिल्कुल नहीं लेना है। जो मेरा अप्रोच रहता है मार्केट का, विच इज अलाइन टू व्हाट माय मेंटर्स हैव टॉट मी थ्रू द यूएस मार्केट, गो फॉर द मार्केट, देन फॉर द सेक्टर्स, देन फॉर द स्टॉक। तो उसी थियरी के साथ यहाँ पे अभी स्टॉक्स भी दिखा रहे हैं जो काफी अच्छे मूव्स दे रहे हैं। और कई सालों के बाद, बहुत इंतजार के बाद, आपको एचडीएफसी बैंक भी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट दे करके आगे जाते हुए दिख रहा है। और कुछ अगर आपको देखना है तो देखिएगा पीएसयू बैंक्स ऑल्सो। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आई वुड लाइक टू रैंडमली देखेंगे, कुछ ज्यादा मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रीमेडिटेटेड स्टडी है नहीं, बट डेफिनेटली यू कैन सी, अभी ये देखो ये अपने बॉटम से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सिनारियो अलग है। प्राइवेट बैंक्स आर एट देयर ऑल टाइम हाई, पीएसयू बैंक्स आर पेइंग द कैचअप रैली। तो सेफ कौन है, कहाँ पे ज्यादा बैंडविड्थ है रनअवे की? इट इज इन द पीएसयू बैंक। इवन द बिग वन एसबीआईएन, वो भी आपको यही बता देगा कि हम किस हद तक पीएसयू में एक लेगार्ड के रोल में चल रहे हैं। तो ये लेगार्ड जो है वो अभी एज अ सेक्टर तो बैंकिंग फ्लो में है, ऊपर से पीएसयू बैंक्स आर द चीपेस्ट, दे आर लुकिंग काइंड ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम द चार्ट। सिनारियो गोल्डी लॉक्स सा बन गया है। एक तरफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं अगले 1.5-2 साल के लिए, क्योंकि रेट साइकिल नीचे जा रहा है। दूसरी तरफ प्राइसेस करेक्टेड है, प्राइसेस करेक्शन के बाद बेस बना करके ब्रेकआउट दे रहे हैं, यानी सेफ एंट्री पॉइंट्स आ रहे हैं। और तीसरी बात, वैल्यूएशंस आर डैम चीप। चौथी बात, अगर आपको चाहिए डिविडेंड्स का बेनिफिट, तो पीएसयू बैंक्स आर रियली लुकिंग गुड। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मार्केट में परिस्थिति खराब है तो आपको शेल में चले जाना है और देखते रहना है कहाँ पे अच्छे स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। तो उसमें सबसे पहला पॉकेट हमको मिल गया निफ्टी डिफेंस, ऑन विच वी स्टार्टेड वर्किंग। फिर दूसरा हमारा प्रिजम्पशन था कि कभी ना कभी जा करके ये जो रिलैक्सेशन दे रही है इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई, इंडियन गवर्नमेंट, इसका कहीं ना कहीं जाकर के स्टोरी रोल आउट होना चालू हो जाएगा और इंटरेस्ट सेंसिटिव से वहां से शुरुआत होगी। वहीं पे आपने देखा कि बैंक्स हैव स्टार्टेड मूविंग अप। So this is the story. The second guy that we will have to start working along with very much looks like the PSU banks and the banking sector. Similar is the situation with Nifty Financial Services, and FMCG is playing safe. So overall,
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे जब हम रेड में रहते थे तो प्रेफर्ड सेक्टर्स बहुत कम थे। अब प्रेफर्ड सेक्टर्स की यहाँ पे बारात हो चालू हो गई है। यही स्टडी होता है सर सिस्टमेटिक अप्रोच का। सिस्टमेटिक अप्रोच में डेटा सामने आ आ करके चिल्लाना चालू कर देता है कि वी आर नाउ शिफ्टिंग द गियर टुवर्ड्स मोमेंटम। हाउ? वेरी वेल, the indices started moving, backup में sectors have started moving and majority of them are now in the momentum bucket. Okay, एक सेक्टर है जहां पे मैं अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हूं, एक कैचअप रैली फास्ट से आ सकती है। पहली बार मेरा स्टॉप लॉस लगा था, है ना। आई एम नॉट गॉड, आई एम अ रियल इन्वेस्टर इन द मार्केट। तो स्टॉप लॉस अच्छे हैं लगते हैं, स्टॉप लॉस मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे रहना बहुत जरूरी है। जब रैली चलेगी तो लंबी चलेगी, तो बेनिफिट में हम आ ही जाएंगे। सो दैट वाज द केस ऑफ निफ्टी रियलिटी। अभी भी बॉटम पे फंसा हुआ है। यू कैन सी इस ब्लॉक को तोड़ना अभी जो है 900, आई थिंक आई वुड टेक इट एज अराउंड 875 880। 875 880 को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर वहां पे ब्रेकआउट्स आ जाएंगे देन आई गेट मोर कॉन्फिडेंस एंड देन वी कैन इवन लुक एट द रियलिटी सेक्टर। और रियलिटी सेक्टर को मैं काफी टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि दे आर स्टिल डिलेड। देर से चलने वाली है ये बस, लेकिन जब चलेगी तो बहुत अच्छी चलेगी, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले। सो दिस इज अनदर एरिया वेयर द रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स इज गोइंग टू बेनिफिट। होम लोन सस्ते हो जाएंगे तो रियलिटी में बिक्री भी आपकी आसान हो जाएंगी। प्राइसेस तो वैसे भी इन इन द रियल वर्ल्ड वो क्लाइंब हो ही रहे हैं। Right, sir? So we have covered overall asset-wise. We continue to be in gold bees, and then Nifty sectorals market caps are looking good. So India focus has increased. Another thing मैं आपको दिखाऊंगा, Mapfang has crossed above 200 MA. So 200 MA is a long-term average. Typically इसका क्रॉस होना strength दिखाता है. So this is another one which is showing an interesting पैटर्न ओवर हियर। सो सिंस वी आर एट मैफैंग, एक क्विक ओवरव्यू आपको देता हूँ यूएस मार्केट का। तो यूएस मार्केट जो है वीकली चार्ट्स पे अभी भी 100 डब्ल्यूएमए पे फंसे हुए हैं। 100 डब्ल्यू पे टिपिकली वो बाउंस देते हैं, एंड यू कैन ऑब्जर्व 2022 में इसके पहले 200 एमए को टच किया था। तो यहाँ पे उन्होंने 200 एमए को जस्ट टच किया, बट अभी भी 100 डब्ल्यू के इर्द गिर्द ही चल रहे हैं। सेम इज द सिचुएशन विद नास्डैक्स। तो मेरा यहाँ पे बॉटम का प्लान सिंपल सा है। ये जो ट्रम्प बॉटम कैंडल है, दिस दिस इज गोइंग टू बी माय बॉटम। तो जितने भी मेरे यूएस के पोजीशंस हैं वहां पे मैं मॉनिटर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर बॉटम लेवल को। अगर यहाँ पे आकर के स्ट्राइक करता है देन इज समथिंग दैट आई विल बी प्लानिंग टू टेक ऑन माय एग्जिट्स। अगेन ऑन द बिटकॉइन साइड, इफ आई एम लुकिंग एट आईबिट विच इज देयर ईटीएफ ऑन बिटकॉइन, यू कैन सी 50 डब्ल्यूएमए पे बाउंस आ गया है। सो अगेन स्टॉप लॉसेस जब तक क्लियर है आपके बॉटम्स के लिए, रेस्ट एश्योर्ड there is high chances that you will win. May not this time, but next time sure. क्योंकि overall what you see the market's tendency is that when the things correct, valuations become cheaper. The big investors, the long-term investors who think strategically, they become active and the bottoms are formed. So this is again that formation. My stop losses are clear. I'm still monitoring them. If these breaks, तो मैं वहां से निकलने का प्लान बना दूंगा। As far as the currencies goes, तो I would like you to take a quick look at the DXY। तो ये देखिए DXY जो चल रहा है वो अभी चला गया है 100 रुपए के नीचे। सो ओवरऑल यूएस डॉलर हैज बिकम वेरी चीप, और इसके कारण सबसे बड़ी चीज जो होने वाली है, पैसा अभी फ्लो हो जाएगा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ, डेवलपिंग मार्केट्स की तरफ, जहां पे चाइना ड्यू टू द टैरिफ सिचुएशंस अभी भी रिस्की बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मेरा भारत महान इंडिया इज लुकिंग वेल सेट टू टेक अप दिस कैपिटल। तो यस, ये रिवर्सल अभी आया है। हम कुछ बहुत हद तक पिछले 6 महीनों से झिझक झिझक के चल रहे थे, अक्टूबर से। अब टाइम आ गया है कि मान लेना है कि ये रिवर्सल्स जो है वो टिकाऊ है। यहाँ से हम आगे और इसमें बढ़ते जा सकते हैं, राइट। एंड देन ओवरऑल इफ आई कम टू द रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स के बारे में जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मुझे दिखे हैं इस हफ्ते,
उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली टैरिल जो है, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, इनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया था और ये पिछले हफ्ते ही आया हुआ है। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट्स इन फैक्ट डिक्लेयर्ड। सो वेरी सॉलिड क्वार्टर दे हैव अचीव्ड दिस टाइम, द बेस्ट क्वार्टर एवर। आप देख सकते हो हर मामले में ये क्वार्टर उनके लिए बहुत ही स्ट्रांग था, राइट फ्रॉम रेवेन्यू टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स टू मार्जिन्स टू यू लुक ओवरऑल नेट प्रॉफिट और आपका ईपीएस। तो ईपीएस यहाँ पे करीब करीब 70% प्लस जंप कर गया है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। very solid growth and in a sector which is the core infrastructure sector of India, और पावर की डिमांड बढ़ते रहने वाली है। वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट ऑल द बिग डेटा सेंटर्स टू ओपन अप इन इंडिया। सो ऑल दिस थिंग्स, आप सोलर लगाइए, आप हाइड्रो लगाइए, आप न्यूक्लियर लगाइए, ट्रांसफार्मर तो लगने ही वाले हैं। आपकी सोर्स टेक्नोलॉजी कितनी भी बदलती रहे, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन, ये तो लगेगा ही आपको। सो अ वेरी स्टेडी फोकस and good result that has come from TARIL. Another energy sector stock which has given very solid result is वारी एनर्जीज। तो वारी एनर्जी के भी क्वार्टर को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेजर बेनिफिट उनको मार्जिन इंप्रूवमेंट का मिला है इस बार। सो इफ यू रियली लुक एट इट, गिव मी अ मिनट, वारी एनर्जीज का रिजल्ट, आई एम लुकिंग एट इट, इट शुड बी मार्च। So I'm not sure why this is yet not clear. Let me quickly look. Waaree Renewables, as I know. Yeah. So Waaree Renewables, yeah, this is where if I really bring it up to you, you can really look at it. What a solid result they have got. So one of the best quarter in terms of revenue, in terms of operating profits, margins, and then the net profit. तो बहुत ही सॉलिड रिजल्ट इनका इस क्वार्टर में भी आया हुआ है। सो दिस इज द अनदर वन दैट यू शुड कीप अ वॉच ऑन। चार्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो ये सब अभी बॉटम से निकलते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप करेक्शंस का वैल्यूएशंस के बेनिफिट देख सकते हैं। तो वैल्यूएशन के मामले में देखेंगे तो ओवरऑल ये हॉट सेक्टर रहा है सोलर एनर्जी, और इतने पीक वैल्यूएशन से आप एक एवरेज वैल्यूएशंस पे फाइनली पहुंच गए हो। तो वारी रिन्यूएबल इज अनदर गुड वन दैट यू कैन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। गुड सॉलिड मार्जिन, गुड आरओसीई, प्रॉफिट ग्रोथ इज सॉलिड। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखेंगे तो ईपीएस ग्रोथ हैज लिटरली डबल्ड अक्रॉस द 2 years। सो दिस इज वेयर promoter holding 74% है, that shows the confidence of promoter, another good result that you can look। इन टर्म्स ऑफ द पीएसयूज में अगर हम आते हैं तो इरेडा का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है ग्रोथ के मामले में। तो ग्रोथ के मामले में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट क्वार्टर रेवेन्यू, बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉफिट, राइट। मार्जिन्स भी आप देखेंगे तो बेस्ट इन क्लास, देयर इज अ बिट लोअर देन व्हाट इट वाज अराउंड लास्ट ईयर मार्च, बट ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मार्जिन है, और आपका ईपीएस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये तीन रिजल्ट्स देखने लायक है। यहाँ पे शेयर करने का रीजन कोई भी टिप देना नहीं है आपको, सिर्फ आपको एक अलर्ट कर देना है कि ये रिजल्ट्स अच्छे हैं। यू कैन फर्दर रिसर्च एंड फिगर आउट विच वन यू वांट टू पिक इट अप फॉर योर प्ले गोइंग अहेड। तो जो रिस्क अभी मुझे दिखती है अगले हफ्ते, अगर मार्केट की बात अगर हम करते हैं तो वो सिर्फ यूएस की तरफ से आ सकती है विद द स्ट्रगल दैट इज हैपनिंग बिटवीन मिस्टर पॉवेल एंड ट्रम्प। तो वहाँ के जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक जो है, वहाँ के जो हेड है, वो इन्फ्लेशन के लिए अभी भी सतर्क है। उनको लगता है कि जो टैरिफ पॉलिसीज चल रही हैं उनके कारण आने हुए क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, एंड ही इज नॉट रेडी टू ड्रॉप द रेट्स। वहीं ट्रम्प चाहते हैं कि जिस तरीके से क्रूड गिर गया है, डॉलर गिर गया है, तो थिंग्स आर काइंड ऑफ गेटिंग चीपर, और कुछ इन्फ्लेशन डेटा भी गिरता हुआ दिखा है। लेकिन उस सब को देखते हुए उनका कहना है कि अभी के अभी रेट्स जो है वो सेंट्रल बैंक ने नीचे लाने चाहिए। बट पॉवेल आई बिलीव वेरी रीजनेबल इज नॉट एग्रीइंग टू इट, क्योंकि अभी अभी तो टैरिफ का मामला शुरू हुआ है और बहुत हेवी लेवल पे डिसरप्शंस एक्सपेक्टेड है इन द सप्लाई चेन्स। तो आप सोच सकते हैं जिन जिन कंपनी ने ऑर्डर्स दिए थे, चाइना का काफी हद तक
उनके पास रॉ मटेरियल भी जाता है, सप्लाई चेन में फिनिश गुड्स भी जाते हैं। तो इस बड़ी डिपेंडेंसी के जो इम्पैक्ट है, अप्रैल 3 से चालू हुए थे ये नए टैरिफ वॉर के रेट्स, वो आते आते कम से कम 1 महीना तो लगेगा और उनका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। तो ये जो दोनों के बीच में ठनी हुई है, वहां पे पावर का यूज करते हुए कब ट्रम्प ये कोशिश करेंगे कि पावल को निकाल दिया जाए, दिस कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ हसल इन द यूएस मार्केट्स। और इसका इम्पैक्ट इंडिया की तरफ डायरेक्टली आता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, बट हमको एक वॉच करना होगा कि ये इंट्राडे वोलेटिलिटी कम से कम ला सकता है। सो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर मैं आने वाले हफ्ते में फोकस्ड हूँ। मेजर चीज जो मुझे इंकरेजिंग दिख रही है, एक जो शिफ्ट आ गया है फ्रॉम लुकिंग आउटसाइड टू लुकिंग इनसाइड। तो ये जो मेजर शिफ्ट आया है टुवर्ड्स इंडिया फोकस स्टोरीज, दैट इज वेरी पॉजिटिव। सेकेंडली द ड्रॉप इन द क्रूड, देन द ड्रॉप इन द यूएस डॉलर, ये सब चीजें जो हैं ये हेल्प कर रही है इंडियन इकोनॉमी को टू गेट attract more FIIs. So overall, with that perception, I'll be moving into the next week. Buy on dip is still my approach. जिन सेक्टर्स के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ मैंने डिस्कस कर लिया है, जिन स्टॉक्स के ऊपर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, आप जिनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दी है। तो आज आपके लिए एक ही सवाल है कि अभी आपको क्या होते हुए दिख रहा है। विल द सेक्टर्स लाइक इंडिया बैंक सेक्टर वो स्ट्रांग जाएगा? और दूसरी तरफ आई थिंक रिस्क के बारे में भी अगर मैं आपको बता दूं तो आईटी के ऊपर फोकस करिएगा। आईटी सेक्टर इज द वन विच इज गोइंग टू क्रैक डाउन हेवीली। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए, तो आईटी सेक्टर इज समथिंग दैट यू कैन स्टडी, while bullishness is totally with the NBFCs and banking sector, right? तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आपको कुछ क्लूज मिल रहे हैं? अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली फील फ्री टू ड्रॉप अ नोट टू मी एट माय ट्विटर हैंडल एज वेल एज यस द लर्नर्स। आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो मई का प्रोग्राम होने वाला है, मई में आई विल बी डिस्कसिंग एंड शेयरिंग 2 प्रोग्राम्स लाइव, दैट इज बॉटम फिशिंग एज वेल एज द ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। तो इन दोनों को हम सीखेंगे मई के महीने में। इट विल बी अ लाइव प्रोग्राम। यू कैन ऑलवेज डाउनलोड माई ऐप विच इज गिवन इन अगेन इन द डिस्क्रिप्शन। गो अहेड एंड गेट एंगेज। आई वुड लव, मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि लोग मेरे साथ जुड़े और सीखे एक सिस्टमेटिक अप्रोच को। मार्केट में पैसा बनता है, मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन आपका अप्रोच उसके लिए सही होना चाहिए। वो अप्रोच कैसे डेवलप करते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और डेफिनेटली इट इज कमिंग आउट ऑफ ऑल द लर्निंग्स दैट आई हैव बीन गेटिंग थ्रू द इयर्स। सो गाइस, थैंक यू फॉर being part of today's catch up. The next week looks positive. As I've told you, 23,000, 23K is my first resistance which I would like to break. Then 23,400 would be my next target. As far as stop losses go, slowly I'll be moving up from this. I think 20 यहाँ पे जो है, जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं, लेट मी क्विकली कैच इट अप। मे बी आई स्पेल्ड देम रॉन्ग। यस, तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है जिसको हमको फेस करना है, दैट इज 24K। ओके, and then our support level which I am currently considering is 23K। तो 24K 23K के बीच में ओवरऑल डेली पोजीशंस को मॉनिटर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। एंड अगर 24K को ब्रेक करते हैं तो हम 200 MA के भी ऊपर आ जाएंगे। सेक्टर्स टू लुक फॉर PSU banks and banks. So yeah, I hope that will all keep you in profits. So take care guys, have a great week, bye bye।